एक नदी होती है जिसके इस पार एक अमीर परिवार रहता है, वही उस पार गरीब परिवार रहता है। अमीर आंचल अपनी सास नेत्रा और पति आदित्य के साथ रहती है। एक रोज, नमस्ते माँ जी, ये लीजिए, आपके लिए मैंने गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनाए हैं। अरे वाह बहू, क्या बात है, इतने स्वादिष्ट पकौड़े। लेकिन आंचल बेटा, तू कब से ये नमस्ते वगैरह बोलने लग गई? और ये चाय और पकौड़े तूने बनाए हैं? लेकिन कैसे बेटा? वैसे मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग तो आती ही थी माँ जी, लेकिन अब मैं पूरी सीख गई हूँ। वो नदी किनारे रहने वाली पूर्वी के साथ जो रहती हूँ मैं। ओ गॉड आंचल, अरे हमारे घर में कितने सारे नौकर चाकर हैं, फिर भी उसके बावजूद तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? और तुझे अगर दोस्त बनाने हैं तो अपने ही लेवल के बनाना। अरे हम कितने अमीर हैं और वो पूर्वी कितनी गरीब है। आखिर कैसी है ये दोस्ती? इसीलिए कह रही हूँ, ऐसे लोगों से तो दूर ही रहे, समझे कि नहीं? क्या माँ जी आप भी? अब दोस्ती अमीर करीब देखकर थोड़ी ना की जाती है। कुछ भी, अब मुझे जो पसंद है मैं वही करती हूँ, इसीलिए आप अपनी ये राय अपने पास ही रखिए। इतना कहकर आंचल वहां से चली जाती है। अरे रुक जा, ये लड़की भी ना मेरी कोई बात नहीं सुनती। जब ये शादी करके यहाँ पर आई थी तब कितनी मॉडर्न थी, लेकिन जब से ये उस पूर्वी के साथ रह रही है तब से ये पूरी तरह बदल चुकी है। और इसे देखकर मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि ये लड़की मॉडर्न से गंवार ना बन जाए, बिल्कुल उस पूर्वी की तरह। नदी के उस पार रहने वाले गरीब परिवार में पूर्वी अपने पति और सास के साथ रहती है और वो और आंचल दोनों अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। यार पूर्वी, आज मैं नहाकर नहीं आई हूँ क्योंकि तूने ही कहा था ना कि आज हम दोनों नदी में बात करेंगे, आई मीन स्नान करेंगे, राइट? हाँ चल, अब मैं तो बचपन से ही नदी में ही नहाती आई हूँ और सच कहूँ तो इसमें बहुत मजा आता है। चलो नहाते हैं हम दोनों। फिर वो दोनों नहाने लगती है और वो दोनों वहीं पर कपड़े भी धोती है और ये खबर किसी तरह नेत्रा के कानों तक पहुंच ही जाती है, जिसके बाद वो आंचल को खूब सुनाती है। ये सब क्या चल रहा है आंचल? अरे हमारे घर में इतना बड़ा बाथटब है, लेकिन तू है कि उसे छोड़कर गांव की औरतों की तरह वहां खुले में नहा रही थी। मुझे सब खबर मिलती है, लेकिन तुझे ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? अरे क्या माँ जी आप भी, आप तो इस तरह से भड़क रही हो जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया हो। व्हाट? कांड? लाइक सीरियसली? तुम्हारे मुंह से ये कैसे शब्द निकल रहे हैं? जितनी एजुकेटेड और मॉडर्ननेस तुम में पहले थी, अब वो धीरे धीरे करके सब जा रही है और ये सब उस देहाती औरत के साथ रहकर हो रहा है। नहीं माँ जी, आज तक कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जो मुझसे जबरदस्ती कराए। और मेरे अंदर जो भी बदलाव आ रहे हैं उन सब के पीछे किसी का भी हाथ नहीं है। उल्टा ये सब तो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और मैं कोई दूध पीती हुई बच्ची हूँ क्या? मुझ में भी हर चीज की समझ है, लेकिन मैं आपकी तरह हर बात में अमीरी गरीबी नहीं देखती और मुझे जिस काम में खुशी मिलती है मैं वही करती हूँ। जस्ट स्टॉप इट आंचल, बहुत हो गया तुम्हारा। नहीं माँ जी, मैं नहीं रुकने वाली। आपको मेरे साथ जितनी बहस करनी है कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। आंचल की ये बातें सुनकर नेत्रा को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वही दूसरी तरफ पूर्वी की सास सरिता भी बहुत चिंतित होती है। देख बहू, वो अमीर घराने की बहू है तो तू उसके साथ उठना बैठना कम कर दे। अरे वो कहा और हम कहा, ऐसा नहीं है माँ जी। आंचल भले ही अमीर लड़की है, लेकिन उसमें जरा सा भी घमंड नहीं है और उसकी वही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता ही नहीं चला कि हम दोनों कब इतनी अच्छी सहेलियां बन गई। वैसे वो मेरे साथ कल बाजार चलने वाली है, मुझे कुछ दिलाना चाहती है वो, तो मैं भी उसे कुछ दिलाऊंगी। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन वो तो तुझे अच्छी अच्छी ही चीजें खरीद कर देगी, लेकिन तू क्या देगी उसे? मैंने भी सोच रखा है माँ जी,
कि मुझे उसे क्या दिलाना है। फिर अगले दिन जहाँ आंचल पूर्वी को महंगे महंगे कपड़े दिलाती है, वही पूर्वी उसे एक सादी सिंपल कुर्ती खरीद कर देती है। ये लो आंचल, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है, और माफ करना, मैं जानती हूँ कि ये सस्ता है, तुम्हारे सारे सामान जितना महंगा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात तो पक्का है कि ये कुर्ती तुम पर बहुत जचेगी। ओफो पूर्वी, तुम माफी क्यों मांग रही हो? और इस कुर्ती के लिए थैंक यू सो मच। आज तक मैंने इतनी सुंदर कुर्ती कभी नहीं देखी, और ये वाकई में सुंदर है, और मैं इसे जरूर पहनूंगी। वैसे मुझे ऐसे ही कपड़े बहुत पसंद आते हैं, और अब से मैं अपनी ड्रेसिंग भी चेंज करने वाली हूँ। इन देसी कपड़ों की बात ही अलग होती है। इन्हें पहनकर बहुत कंफर्टेबल भी लगता है, और साथ ही सुंदरता भी निखर कर आती है। हाँ चल, ये बात तो तुमने एकदम सही कही, और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें मेरी दी हुई चीज पसंद आई। वैसे तुम्हारा भी धन्यवाद, तुमने मुझे कितना सारा सामान खरीद कर दिया है, लेकिन सच कहूं, इन सब की कोई जरूरत नहीं थी। ओ कम ऑन पूर्वी, अरे क्यों नहीं थी जरूरत? तुम मेरी पक्की सहेली हो, तो मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी भला? फिर उस दिन के बाद से आंचल अक्सर कुर्ती ही पहनने लगती है, जिस कारण नेत्रा को बहुत गुस्सा आता है। अरे तुम्हारे पास कितने सारे स्टाइलिश डिजाइनर के कपड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ये 2 कौड़ी की कुर्तियां पहन रही हो। इतनी गंदी लग रही है ये तुम पर, जरा भी रिचनेस नजर नहीं आ रही। आखिर तुम्हें क्या हो गया है आंचल? ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी, आपका देखने का नजरिया ही खराब हो गया है। इसी दिन अपनी आंखों पे से ये अमीर और गरीबी का चश्मा निकाल कर देखिए, फिर तब आपको सब समझ आएगा। खैर, मुझे तो ये सब पहनकर बहुत मजा आ रहा है, और अब तो मैं ऐसे ही कुर्तियां खरीदने वाली हूँ। एकदम लल्लन टाप लगती हूँ मैं इसमें। क्या लल्लन टाप? ओ माय गॉड, तुम मेरी आंचल ही हो ना, या फिर तुम में किसी की आत्मा घुस गई है? क्या माँ जी आप भी, मैं आपकी आंचल ही हूँ। चलिए, अब मुझे अपनी सहेली के साथ आज मेले में जाना है, वहां पर मुझे कठपुतली का नाटक देखना है। चलो, आती हूँ मैं। हे भगवान, इसकी हरकतें देखकर तो मेरा सर चकरा रहा है। आंचल जब जब पूर्वी के घर जाया करती, तब तब उसके हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाया करती। वाओ, सो यमी। सच में आंटी, क्या कमाल का खाना बनाती हो आप। आप और पूर्वी दुनिया की बेस्ट शेफ हो। बोले तो एकदम कंटाप खाना बनाती हो आप। शुक्रिया बेटा, और लो। अरे नहीं आंटी, बस आप दोनों भी कभी आइए ना मेरे घर पर। नहीं आंचल, हम कहाँ उस आलीशान घर में आएंगे। क्यों क्यों नहीं आ सकते? अरे वो भी एक घर ही है, तो उसमें क्या होता है? आप दोनों को ज्यादा ही सोच रहे हो। देखो, मैं कुछ नहीं जानती, आप दोनों को मेरे घर पर आना ही होगा। अच्छा बाबा ठीक है, आ जाएंगे। खुश? हाँ हाँ, बहुत खुश। वैसे मैं जब जब यहाँ पर आती हूँ, तब मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है, और ये सुकून मुझे मेरे बड़े से घर में कभी नहीं मिलता। ऐसा नहीं कहते आंचल बेटा, खुश रहना तो अपने ऊपर होता है, और जहाँ प्यार, अपनापन और सादगी होती है, वहां पर सुकून अपने आप मिल जाता है। हाँ आंटी, ये बात तो आपने एकदम सही कही। नहीं नहीं, आपको मैं आज से आंटी नहीं, बल्कि मैं तो आपको काकी बुलाऊंगी। कितना अच्छा लगता है ना ये काकी शब्द, सुनने में भी और बोलने में भी। हाँ बेटा, इसमें ज्यादा अपनापन लगता है। अब पूर्वी और आंचल की बढ़ती दोस्ती को देखकर नेत्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ने लगता है। बस बहुत हुआ अब। उस गरीब लड़की के साथ रह रहकर मेरी बहू भी एकदम देहाती हो चुकी है, और ये बिल्कुल सही नहीं है। इसके कारण मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है। मेरे बेटे को तो मेरी कुछ भी नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए मेरी रेपुटेशन से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और अब एक ही रास्ता बचा है, मुझे ही उसके घर जाना होगा और उसकी अकल ठिकाने लानी होगी।
अब नेत्रा पूर्वी के घर चली जाती है। अरे बहन जी, आप तो आंचल की सास हो ना? नमस्ते काकी जी, अंदर आइए ना। नहीं, मैं गरीबों के घर में नहीं जाती, और अगर मैं तुम्हारे घर में आ गई तो मुझे 100 बार नहाना होगा। देखो पूर्वी, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरी बहू से दूर रहोगी, क्योंकि वो तुम्हारे कारण बिगड़ रही है। अरे पहले वो लड़की कितनी मॉडर्न थी, लेकिन तुम्हारे साथ रह रहकर वो देहाती हो चुकी है। लेकिन काकी जी, लेकिन वेकिन बोलने की हिम्मत भी मत करना, और अपनी औकात भूलो मत, समझी कि नहीं? और मैं इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कहूंगी। अभी की अभी आंचल से दोस्ती तोड़ दो, और इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। नेत्रा की ये बातें सुनकर पूर्वी और सरिता बहुत घबरा जाते हैं। देख पूर्वी बेटा, अब तू भूल कर भी आंचल के साथ बात मत करना, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम दोनों की दोस्ती के कारण उसे या तुझे कोई तकलीफ हो। हाँ माँ, आपने सही कहा, और अब से मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी, और यही उसके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जब इस बारे में आंचल को पता चलता है, तभी मैं समझ सकती हूँ पूर्वी कि माँ जी ने तुम्हें धमकाया है, और इसीलिए तुम घबराकर मुझसे दोस्ती तोड़ने का विचार कर रही हो। लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं उस घर की बहू हूँ, कोई गुलाम नहीं, जो वो जैसा बोलेगी मैं वही करूंगी। ये मेरी लाइफ है, और मैं तुम्हारी दोस्त थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। इसमें कभी कुछ नहीं बदलने वाला। ये तुम कैसी बातें कर रही हो आंचल? छोड़ दो ना ये जिद, क्यों खामखा कलेश करना है? तुम चिंता मत करो पूर्वी, कोई कलेश नहीं होगा। फिर गुस्से में आग बबूला हुई आंचल घर जाकर नेत्रा को खूब सुनाने लगती है। माफ कीजिए माँ जी, आप मुझसे बड़ी हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूंगी कि मैं मेरी जिंदगी में किससे बात करूं और किससे नहीं, ये तय करने वाली आप कोई नहीं होती। अरे आप तो क्या, मैं अपनी सगी माँ को भी यह हक कभी नहीं दूंगी, क्योंकि अगर कोई चीज गलत है तो इंसान वहां पर सुनकर ले सकता है। लेकिन वो पूर्वी तो कितनी अच्छी दोस्त है मेरी, और फिर भी आप मुझे उससे दूर रहने के लिए कह रही हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या कहा? अब तुम मेरा कहा नहीं मानेगी? हाँ हाँ, नहीं मानूंगी, क्योंकि आप और आपकी सोच बहुत गलत है। नेत्रा चाहे कितना भी कह ले, आंचल अपने मन की ही करती है, और वो पूर्वी से बात करना जारी रखती है। ऐसे ही एक दिन, मेरे इतनी बार मना करने के बाद भी तू उस पूर्वी के साथ बात करती है, इसीलिए अब तो मैंने तुझे कहना ही छोड़ दिया है। लेकिन आज तुझे मुझ पर एक फेवर करना होगा, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। कैसा फेवर माँ जी? देख बहू, अमेरिका से मेरी एक सहेली आ रही है, बीना नाम है उसका। तो उसके सामने तुझे पहले जैसे मॉडर्न बनना होगा, मॉडर्न कपड़े भी पहनने होंगे, और चाल चलन बोलना सब कुछ एकदम रिच और क्लासी होना चाहिए, जैसे कि पहले होता था तेरा। और ये सब तुझे सिर्फ एक ही दिन के लिए करना है। पर माँ जी, पर मत बोल बेटा, प्लीज कर दे मेरे लिए। मेरा बाकी का कहना तो तू कभी नहीं मानती, तो कम से कम ये तो कर दे मेरे लिए। अच्छा ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आपके लिए। लेकिन बीना के आने के बाद भी आंचल का देसीपन बाहर निकल ही जाता है। ये लीजिए बीना काकी, आपके लिए बढ़िया सी तड़कती भड़कती कॉफी। अरे वाह चल बेटा, तुम तो सच में काफी अमेजिंग हो। शुक्रिया काकी। फिर आंचल सोफे पर बैठने की जगह आराम से फर्श पर बैठ जाती है, और ये देखकर नेत्रा को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो बाद में रसोई में जाकर आंचल को खूब सुनाती है। जे मैंने सिर्फ एक दिन के लिए ढंग से पेश आने के लिए कहा था, लेकिन तू मेरे लिए उतना भी नहीं कर सकती। और ये तड़कती भड़कती क्या शब्द है? और इतने महंगे सोफे पर बैठना छोड़कर तू गवारों की तरह फर्श पर बैठ रही है। अरे ये सब हम लोगों को शोभा देता है क्या? मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है माँ जी,
और मैं इससे ज्यादा एक्टिंग नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब नेचुरली आ रहा है और मुझे इन सब में बहुत सुकून महसूस होता है। और बीना काकी तो आपकी पक्की सहेली है ना, तो उनके सामने एक्टिंग करने की क्या जरूरत है। तभी वहां पर बीना आती है। हाँ नेत्रा, इसने बिल्कुल सही कहा। बीना तुम? वो मैं तो। हिचकिचाओ मत नेत्रा, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। और नेत्रा, तुझे तो उल्टा उसका शुक्र मनाना चाहिए कि तुझे इतनी अच्छी बहू मिली है, जो नए जमाने की होने के साथ साथ इतनी देसी भी है। और इंसान का किरदार उसके स्वभाव से ही झलकता है, ना कि उसके पैसों से। अरे गरीब और अमीर तो बस एक स्टेटस है, लेकिन इंसान का स्वभाव ही उसकी असली कमाई होती है। और ऐसा क्या गलत कहा इसने? इंसान को जिन कामों में खुशी मिलेगी वो वही करेगा ना। अब तुम ही सोचो नेत्रा, ये अमेरिका दिखावा कर करके आज तक तुमने भी अपनी कितनी इच्छाओं को मारा होगा। हाँ बीना, ये बात तो तूने एकदम सही कही। अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के चक्कर में मैंने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। और सच कहूं तो मुझे भी नदी में नहाते हुए लोगों को देखकर बहुत मजा आता है। और मेरी भी इच्छा होती है। बचपन में मैं जब अपनी दादी के घर जाया करती थी, तब मैं नदी में बहुत डुबकियां लगाती थी। और मुझे भी कुर्ती पहनना बहुत पसंद है। और वो बाजार घूमकर सस्ती शॉपिंग करने में भी बहुत मजा आता था। फिर वो शॉपिंग करते समय ठेले की चाट खाना, वाह क्या मजा आता था उसमें। लेकिन कमबख्त अपने इस स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। वही तो नेत्रा, मुझे माफ कर दे आंचल बेटा। और थैंक यू सो मच बीना, तूने मेरी आज आंखें खोल दी। और अब से मैं कभी अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं करूंगी। उल्टा मैं तो ये कहती हूँ कि तू अपनी सहेली को यहीं पर बुलाया कर। और अब मैं भी तेरी तरह अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करूंगी और सच्चे मन से खुश रहूंगी। अब ये हुई ना बात। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और वो दोनों साथ में खुशी से रहने लगती है। वेदिका के ससुराल में उसकी सास मालिनी, ससुर रजेश, पति सूरज, देवर अभिनव और 70 साल के दादा ससुर होते हैं। वो लोग मिडिल क्लास होने के कारण पड़ोस में रहने वाले अमीर सिंगानिया से बहुत चलते हैं। एक रोज, अरे त्रिवेणी जी, आइए आइए, बैठिए ना। ये लीजिए मालिनी जी, मिठाई। अरे वाह मिठाई, लेकिन ये किस खुशी में? हमने नई गाड़ी ली है ना, इसीलिए इसे खाकर अपना मुंह मीठा कीजिए। क्या बात है त्रिवेणी जी, बधाई हो। नया मॉडल आया है ना, वो वाली ही गाड़ी ली है। बाद में देख लेना आप, वैसे दिख ही जाएगी आपको। जी जी बिल्कुल। त्रिवेणी की बातें सुनकर मालिनी चलकर राख हो जाती है। क्या कहा? नई गाड़ी? और नहीं तो क्या, अभी अभी तो आई थी वो मिठाई देने के लिए। मोहल्ले का सबसे अमीर घर है वो। ना जाने हम सिंगानियाज की तरह अमीर कब बनेंगे। पता नहीं माँ, हमारे नसीब में ये सब है भी या नहीं। क्या तुम भी सूरज इतने अमीर होने का लालच क्यों कर रहे हो? और हमारे हालात तो अच्छे ही तो है ना। रहने के लिए छत है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना पीना भी है। तो इसके बावजूद और तुम्हें क्या चाहिए? हमें बस अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। बाकी फल देने वाला तो ऊपर बैठा ही है ना। तुम तो चुप ही रहो वेदिका। और नहीं तो क्या, अरे तुझे नहीं होगी अमीर बनने की इच्छा, लेकिन हमें तो है ना। और वो दिन हमारी जिंदगी में एक ना एक दिन जरूर आएगा। फिर एक दिन मालिनी की बात सच हो ही जाती है। अचानक से जब दादाजी की तबीयत बुरी तरह खराब हो जाती है, तभी हाँ पापा, डॉक्टर ने कहा है दादाजी के पास बस कुछ ही वक्त बचा है, वो कभी भी हमें छोड़कर जा सकते हैं। नहीं, पापा तो इस घर की नींव है, अगर वो ही चले गए तो। ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे अब वो 70 साल के हो चुके हैं, उन्हें और कितना जीने दोगे तुम? बुलावा आया है तो ऊपर जाने दो ना उन्हें। फिर दादाजी राजेश और मालिनी को अपने पास बुलाकर एक बहुत बड़ी बात बताते हैं। राजेश बेटा,
मालिनी बहू, मैं तुम दोनों को बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूँ। आप बताइए ना पापा। मैंने 40 साल पहले कुछ शेयर्स लिए थे, तब उनकी कीमत 10,000 रुपये थी। लेकिन अभी जब मैंने चेक किया था, तब मुझे पता चला कि अब उनकी कीमत 2 करोड़ हो चुकी है। क्या? 2 करोड़? हाँ बच्चों, मेरे जाने का समय आ गया है और मेरे जाने के बाद वो पैसे ऐसे ही पड़े रहेंगे और किसी के काम नहीं आएंगे। इसलिए ये बात मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ। उन्हें सही से इस्तेमाल करो बच्चों। अब राजेश और मालिनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। फिर 2 दिनों के बाद दादाजी गुजर जाते हैं और वो सारे पैसे इनके पास आ जाते हैं। लेकिन अगले 10 दिनों के अंदर ही घर में एक नई महंगी गाड़ी आती है, जिसे देखकर वेदिका चौंक जाती है। ये क्या है सूरज? ये नई गाड़ी इतनी जल्दी लेने की क्या जरूरत थी? दादाजी को गए 40 दिन भी नहीं हुए हैं और 10वें दिन में ही आप सबने ये गाड़ी ले ली। हाँ तो, अरे अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं और तुम मुंह लटकाकर यूं उदास बैठी हो। चलो जल्दी से अच्छे अच्छे पकवान बनाओ और मुंह मीठा करो। और हमारी ये गाड़ी उस सिंगानिया की गाड़ी से भी महंगी है और इसे देखकर तो मोहल्ले के सब दंग रह जाएंगे। मानना पड़ेगा, पापा जी गए तो गए, मगर जाते जाते उन्होंने हमारा सब कुछ अच्छा कर दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे दादाजी के जाने के बाद आप सबकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आया। अरे इतनी निर्दयी कैसे हो सकते हो आप लोग? अरे उनकी उम्र थी जाने की, इसीलिए वो चले गए। अब क्या हर दिन उनकी जाने का मातंग मनाए क्या? और बहू, तू अपना ज्यादा मुंह मत चला और जाकर पकवान बना दे। बड़ी आई अच्छाई की मूरत बनने वाली। अब वेदिका के ससुराल वाले पड़ोसी सिंघानियाज को चलाने की कोई कसर नहीं छोड़ते। वही मोहल्ले की औरतें भी इनके यहाँ पर एक नई गाड़ी देखकर चौंक जाती हैं। अरे मालिनी बहन, तुम्हारे ससुर को तो गुजरे हुए ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है और आपने तो एक नई गाड़ी भी ले ली। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी? कैसे लोग होते हैं आजकल के, अपनों के प्रति कोई प्यार ही नहीं बचा है किसी को। अरे ओ नालायक औरतों, अपनी औकात में रहकर बात करो मुझसे। अब मेरे ससुर चले गए तो चले गए, अब मैं यमराज से लड़कर वापस लाऊं क्या उनको? और हमने गाड़ी ली है, इसमें खुशी जताने की जगह ताने देने की कोई जरूरत नहीं है। खुद तो इतनी महंगी गाड़ी नहीं ले सकती, इसलिए दूसरों पर मत जलो। जल कुकड़िया कहीं की। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से। अरे हमें भी तुम्हारे इलाके में रुकने की कोई इच्छा नहीं है। एक वो त्रिवेणी बहन है जो इतनी अमीर होने के बाद भी इतनी विनम्रता से पेश आती है, और एक तुम हो जो अभी अभी अमीर हुई हो और इतना अहंकार हो गया है तुम में। और अगर ऐसा ही स्वभाव रहा ना, तो इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। याद रखना मेरी बात। अरे जाओ जाओ और किसी और को ज्ञान दो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मालिनी की बातें सुनकर वो औरतें वहां से चली जाती हैं। अब दिन ब दिन घर में सबके हाव भाव बदलते जाते हैं। हर कोई महंगे कपड़े पहनता है और महंगे फोन भी लेता है। अरे बहू, ये क्या कपड़े पहने हैं तूने? हम अब अमीर हो चुके हैं, तो ये सस्ते कपड़े पहनना बंद कर दे और महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन ले, उनसे ही शोभा बढ़ेगी। वो त्रिवेणी और उसकी बहू नीलम देख, दोनों कितना बन ठन कर रहती है, और तू देख सारी इज्जत गंवाने के पीछे तुली हुई है। नहीं माँ जी, मुझे आप सबकी तरह दिखावा करना नहीं आता। मैं तो इन कपड़ों में ही सुखी हूँ। ये सारे चोचले आप सभी कीजिए, मुझसे मत करवाइए। तेरी तो मेरी बात नहीं मानेगी ना तू? हाँ माँ जी, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। आपको जो करना है कीजिए। इतना कहकर वेदिका अपने कमरे में चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वो लोग उसी इलाके में सिंघानियाज के सामने एक बंगला खरीदते हैं और वहां पर वो शिफ्ट हो जाते हैं। नमस्ते त्रिवेणी जी, हमारे घर में आज पूजा है, आना जरूर। अपनी बहू बेटे और किशोर भाई साहब को भी बोल देना, ठीक है ना?
हाँ हाँ, जरूर आऊंगी। आप सबकी तरक्की देखकर बहुत खुशी हो रही है। वैसे आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है क्या? हाँ त्रिवेणी जी, ये सारे पैसे उसी की तरक्की से आए हैं। बस लक्ष्मी मैया करे कि सब ऐसे ही बना रहे। जी मालिनी जी, बिल्कुल बना रहेगा। बस अपना मन साफ होना चाहिए। वो लोग अपने बंगले को सिंगानियास के बंगले से भी ज्यादा सुंदर बनाते हैं और साथ ही अपनी फैक्ट्री भी खोलते हैं। और ये सब होते देखकर मोहल्ले वाले और हैरान रह जाते हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अचानक से एक साथ इन लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? अरे कहते हैं कि कोई कारोबार शुरू किया है, उसी के पैसे आए हैं ये। लेकिन उन्होंने तो हाल ही में फैक्ट्री खोली है, तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? मान या ना मान, लेकिन ये सारे पैसे जरूर कोई झोल करके ही आए हैं, या फिर बुढ़े के मरने के बाद इन्हें उसकी जायदाद के पैसे मिले होंगे। इसीलिए तो उसकी मौत के बाद भी उन्होंने इसका एक दिन भी शौक नहीं मनाया और 10वें दिन ही नहीं गाड़ी भी ले ली। हे भगवान, अरे इतने लालची और घमंडी लोग मैंने कभी नहीं देखे। इनके घर में तो वो वेदिका ही सही है, बाकी चारों के चारों बस पैसों के भूखे हैं। अब घर होने के बाद वो सब आपस में पैसे बांट लेते हैं और हर किसी के हिस्से में 10 से 15 लाख रुपए आ जाते हैं। हर किसी को अपना अपना हिस्सा मिल गया है, तो अब मुझे कोई चिक नहीं चाहिए, समझे कि नहीं? लेकिन माँ, मुझे नई कार चाहिए और आपको इतने सारे पैसों का क्या करना है? थोड़े मुझे दे दो ना, उनसे मैं नई कार ले लूंगा, क्योंकि मुझे कॉलेज में अपना रोप जमाना है। अरे देवर जी, आपको अपने हिस्से के पैसे तो मिल चुके हैं ना, तो आप इन्हीं को इस्तेमाल कीजिए ना। माँ जी के पैसों पर आप क्यों तुले हो? लेकिन भाभी, माँ को क्या जरूरत है इतने पैसों की? और मेरे आगे तो मेरा पूरा भविष्य पड़ा है। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप माँ जी के पैसे ले लो और अपना रोप जमाने की क्या जरूरत है कॉलेज में? वहां पर जाकर आप अपनी पढ़ाई कीजिए और पढ़ लिख कर जीवन में कोई अच्छा मुकाम हासिल कीजिए, जिसके बाद आप जो चाहे वो कर सकोगे। और अगर अभी आपको गाड़ी खरीदनी ही है, तो आप आपके हिस्सों का पैसों का इस्तेमाल कीजिए, ना कि माँ जी के हिस्सों का। पहली बार वेदिका कुछ सही कह रही है। अरे मैं तेरी माँ हूँ, तो तू मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकता। जा, दफा हो जा यहाँ से। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा इन सब का। इस घर में तो सबके अंदर लालच कूट कूट कर भरा हुआ है। घर में हर कोई बस दिखावा करने में ही व्यस्त होता है, जिसके चलते फैक्ट्री पर किसी का ध्यान ही नहीं होता। पापा जी, सूरज, 2 महीने हो चुके हैं फैक्ट्री को शुरू किए हुए, लेकिन आप लोग तो बस पार्टी ही मनाते हैं। इसको चलाना, उसको चलाना, ये खरीदना, यहाँ घूमना या वहां घूमना, इसी में उलझे हुए हो। और फैक्ट्री पर तो किसी का ध्यान भी नहीं है। और अगर ऐसे ही रहा तो हमारा काफी नुकसान हो जाएगा। आप लोग जानते हो ना, फैक्ट्री पर आप लोगों ने कितनी बड़ी रकम लगाई है। अरे वेदिका, हम सब संभाल लेंगे ना, तुम इसकी फिक्र मत करो। और वैसे भी फैक्ट्री 2 महीनों में ही ढेर सारा मुनाफा नहीं देने वाली, उसे वक्त लगेगा। इसीलिए ज्यादा होशियार मत बनो, हमें सब पता है। इसीलिए तुम्हें हमें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं होशियार नहीं बन रही हूँ पापा जी, बस आपको बता रही हूँ। आप लोगों को मैं जो भी सही होता है वही बोलती हूँ, लेकिन आप लोग तो उसका हर बार गलत ही मतलब निकालते हो। हाँ, तो तू कुछ बोला ही मत करना। बहुएं इतना नहीं बोलती, इसलिए चुपचाप अपने मुंह पर ताला लगा कर रखा कर। बेवकूफ कहीं की। चल अब जा और जल्दी से चाय बना कर ला, हम सब थके हुए हैं। क्यों? नौकर भी रख लीजिए ना, अभी भी सारे काम मुझसे ही करवाने हैं क्या? तू इस घर की बहू है, इसीलिए सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे। और हम कोई नौकर चाकर नहीं रखने वाले। अगर घर में कोई मेहमान आएगा तो उस समय एक दिन के लिए नौकर चाकर रख लेंगे, ताकि सबको ये लगे कि हमारे घर पर काफी नौकर हैं। वही करते रहो आप सब, दिखावा। और कुछ आता है क्या आपको?
अरे पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। अब हमारे पास इतने पैसे आए हैं तो उन्हें डबल करना चाहिए, दिखावा ना करके अपने मन की सारी इच्छाओं को पूरी करना चाहिए। लेकिन आप सबको ये सारी बातें कहाँ समझ आएगी? छोड़िए, आप लोगों को तो कुछ कहना भी बेकार है। इतना कहकर वेदिका अपने कामों में लग जाती है। उसकी कही बातों का किसी पर कोई असर नहीं होता और त्योहार आने पर वो लोग सिंघानियास के पास जाकर उन्हें महंगे तोहफे देते हैं। अरे राजेश भाई, इतना महंगा तोहफा देने की क्या जरूरत थी? क्या आप भी? अरे सिंघानिया साहब, क्या आप भी? हम अब पहले जैसे कहाँ रहे हैं, और ये तोहफे तो हमारे लिए बहुत मामूली है। अरे वाह, क्या बात है। फिर राजेश मोहल्ले में नया मंदिर बनाने के लिए सबके मुकाबले सबसे ज्यादा चंदा देता है। अब देखना, हर किसी की जुबान पर बस मेरा ही नाम होगा। एक वक्त था जब सभी लोग सिंघानियाज का नाम लेते थे, लेकिन मैंने अब मंदिर बनाने के लिए उन लोगों को ढेर सारा पैसा दिया है, और अब तक तो सबको पता चल ही गया होगा। ये आपने बहुत ही अच्छा किया। अब तो हर कोई मेरे सामने झुककर ही बात करेगा। अरे मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मैं अपने किसी सपने में जी रही हूँ। सच में बहुत मजा आ रहा है। समय गुजरता जाता है और एक दिन फैक्ट्री को काफी नुकसान होने के कारण राजेश और सूरज को सारी भरपाई करनी पड़ती है और उन्हें अपना बंगला बेचने की नौबत आ जाती है। ये सब क्या हो गया सूरज? अरे हमारी इज्जत की तो अब धज्जियां उड़ जाएगी। लेकिन अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते पापा। हमें ये बंगला बेचना ही पड़ेगा, तभी जाकर हमारे सारे नुकसान की भरपाई हो पाएगी। और ये सब आपके दिखावे के कारण ही हुआ है। आप लोगों ने पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। अरे मैंने आप सबको 1000 बार कहा कि लक्ष्मी को सही तरीके से रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, पैसों को डबल करने के बारे में सोचिए। लेकिन नहीं, आप सबने सारे पैसे उड़ा दिए और बस लोगों को जलाने के चक्कर में अब आप लोग जलकर रह गए हो। अगर वो सब छोड़कर शिद्दत से फैक्ट्री को संभालते तो आज ये नौबत आती ही नहीं। लेकिन आप सबको तो सिंघानियाज की बराबरी करनी थी। अरे वो लोग तो आज भी वैसे ही हैं, लेकिन आप लोग बर्बाद हो गए हो। तुम सही कह रही हो बहू, सारी गलती हमारी ही है। हमें कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया था। पैसों के चक्कर में हम इतने अंधे हो गए थे कि हमें कुछ नजर ही नहीं आया। माफ कर दो वेदिका, हम सबको तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आप सबको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने पैसे नहीं बचाए, लेकिन मैंने बचाए हैं। मैंने उन्हें एक जगह पर इन्वेस्ट किए थे जिसके रिटर्न मुझे आ चुके हैं, वो भी अच्छे खासे। और अब उनको इस्तेमाल करके ही हम इस बंगले को बचा सकते हैं। नहीं बहू, हम तेरे पैसे नहीं ले सकते, उस पर सिर्फ तेरा ही हक है। हमने पहले ही बहुत गलतियां की है और अब और नहीं करना चाहते। अरे नहीं माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप सबको वाकई में पछतावा हो रहा है, इसलिए मैं ये पैसे आपको दे रही हूँ। और आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। बस आगे से पैसों को सही से इस्तेमाल कीजिए। वेदिका के कारण वो बंगला बच जाता है और उस दिन के बाद से घर के सभी लोग दिखावा और बराबरी करना बंद करके अपने स्वभाव में बदलाव लाते हैं और अपना जीवन खुशी से गुजारते हैं। सुमन गांव में अपनी माँ करुणा और पिता योगेंद्र के साथ रहती है। उसके भाई और भाभी मानव और बेला दोनों शहर में रहते हैं और अब सुमन भी उन दोनों के पास शहर में कुछ दिनों के लिए रहने जा रही होती है। सारा सामान ठीक से बांध दिया ना बिटिया? हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए। मैं तो बस कुछ महीनों के लिए ही जा रही हूँ उनके पास, फिर वापस आ जाऊंगी। अरे हम भी तेरे साथ आ जाते, लेकिन हम दोनों को शहर का हवा पानी भाता ही नहीं, इसीलिए अब तो हमें यही रहना पड़ेगा। लेकिन तू जा बेटा और खूब मजे कर, उतना ही तेरे भाई और भाभी को अच्छा लगेगा। हाँ माँ, आपने सही कहा। और ये ले, ये पैसे रख,
तेरे इस महीने के खर्चे के लिए। वैसे मानव तो तुझे पैसे दे ही देगा, लेकिन फिर भी तेरे खुद के खर्चे के लिए ये रख ले। तेरे वहां पर जाने के बाद मैं मानव से कह दूंगी कि वो तेरा बैंक में अकाउंट खुलवा दे, और उसके बाद तो मैं तुझे पैसे वही भेजा करूंगी। ठीक है माँ, और आप दोनों भी आप पर अपना ख्याल रखना। फिर सुमन शहर चली जाती है, लेकिन उसके आने से उसकी भाभी बेला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लो आ गई मेरी छाती पर मूंग डालने। कैसी हो भाभी? मैं बढ़िया हूँ सुमन, तुम बताओ तुम कैसी हो? बस एकदम बढ़िया। लेकिन भाई कहाँ पर है? अरे तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारे भाई आधा हफ्ता घर पर रुकते हैं और आधा हफ्ता दूसरे शहर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी कंपनी के दूसरे ब्रांच में होती है। अच्छा, तो इसका मतलब अब वो घर पर नहीं है? हाँ सुमन, अब तो वो सीधे कल सुबह ही आएंगे। ठीक है भाभी, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। आपने खाने में क्या बनाया है? खाना तो मैंने कुछ बनाया नहीं है सुमन। दरअसल मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने वाली थी। अब तो मैं अकेली ही रहती हूँ, तो कुछ भी नहीं बनाती। या तो मैं माँ के पास चली जाती हूँ या फिर बाहर से कुछ मंगवा देती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन अब आपको अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ ना, और अब हम दोनों ननंद भाभी मिलकर खूब मजे करेंगे। वैसे भाभी, मैं हाथ मुंह धो लेती हूँ, तब तक आप मेरे लिए चाय और नमकीन पराठे बना दो। ठीक है सुमन। फिर सुमन कमरे में चली जाती है और बेला को उसके लिए चाय और पराठे बनाने पड़ते हैं। और अब उसकी ननंद के आने के बाद से बेला का काम बढ़ जाता है। फिर अगली सुबह जब मानव घर आता है, तभी वो सुमन को देखकर बहुत खुश होता है। तेरे आने से तो घर में रौनक छा गई है सुमन। अच्छा, तो इससे पहले क्या मातम छाया रहता था क्या? अरे बेला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे कहने का मतलब ये था कि सुमन के आने से बहुत अच्छा लग रहा है, वरना घर में तो बस हम दोनों ही रहते थे। समझ गई। लेकिन भाई, आप इतने दुबले पतले क्यों हो गए हो? भाभी आपको ठीक से खाना नहीं देती क्या? अरे नहीं सुमन, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेला तो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन पिछले 1 महीने से काम का लोड बहुत बढ़ गया है। इसीलिए सफर करने के कारण और बहुत काम करने के कारण मेरी तबीयत पर बुरा असर पड़ रहा है। काम तो चलता ही रहेगा भाई, लेकिन फिर भी आप अपनी सेहत का ध्यान रखा कीजिए। हाँ सुमन, ये नालायक कितनी बकबक करती है। घर शांत था वही अच्छा था, लेकिन इसकी आवाज से तो मुझे चिड़चिड़ हो रही है। फिर बाद में। अरे बेला, मुझे ना बहुत काम है, जिसके चलते मैं सुमन का बैंक अकाउंट नहीं खोल पाऊंगा। एक काम करो ना, तुम ही खोल दो उसका अकाउंट। वो माँ और पापा कह रहे थे कि हर महीने उसके अकाउंट में वो पैसे भेजेंगे। अच्छा ठीक है मानव, मैं खोल दूंगी। तभी बेला के दिमाग में एक सुझाव आता है। क्या बात है, बैंक अकाउंट? इसका मतलब माँ जी और पापा जी सुमन के लिए गांव से पैसे भेजने वाले हैं। लेकिन मेरी अनपढ़ ननद को क्या पता चलेगा कि कितने पैसे आए और कितने दिए जा रहे हैं। अब देखो मैं कैसे खेल खेलती हूँ। वाह जी वाह, इसकी तो सेवा भी करो और कोई मेवा भी ना मिले, लेकिन मैं चालाकी से मेवा खाकर ही रहूंगी। फिर बेला सुमन का बैंक अकाउंट खुलवा देती है। अब तुम निश्चिंत हो जाओ सुमन, क्योंकि तुम्हारा बैंक अकाउंट मैंने खोल दिया है। अरे वाह, धन्यवाद भाभी। और भाभी, आप दोनों ही मेरा अकाउंट संभाला कीजिए, क्योंकि मुझे तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं है। लेकिन सुमन, तुम्हारे भाई को तो मेरे लिए भी अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो फिर वो तुम्हारा बैंक अकाउंट कैसे संभाल पाएगा? तो अब मैं क्या करूं भाभी? अरे तुम चिंता मत करो सुमन, मैं हूं ना। माँ जी और पापा जी तुम्हें जो भी पैसे भेजा करेंगे, वो पैसे मैं एटीएम से निकलवा कर दे दूंगी तुम्हें। ठीक है भाभी, चलेगा। सुमन अब बेफिक्र हो जाती है और उसके जन्मदिन के अवसर पर करुणा और योगेंद्र उसके बैंक अकाउंट में पूरे 3000 रुपए भेजते हैं। अच्छा, तो पूरे 3000 रुपए आए हैं।
बुढ़ा बुढ़ी दोनों कम नहीं है, बहुत पैसे जमा करके रखे हैं इन दोनों ने। खैर, मैं सुमन को तो पूरे पैसे देने से रही, 3,000 में से मैं उसे आधे ही पैसे दूंगी। फिर बेला सुमन को 3,000 की जगह केवल 1,500 रुपए ही देती है। ये लो सुमन, माँ जी और पापा जी ने तुम्हारे अकाउंट पे ये पैसे भेजे हैं, पूरे 1,500 रुपए है। ठीक है भाभी, वो मेरा जन्मदिन आने वाला है ना, इसीलिए भेजे होंगे। क्या बात है सुमन, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा पदार्थ बनाऊंगी, ठीक है ना? हाँ भाभी, चलेगा। फिर बाद में, ये माँ और पापा ने सिर्फ 1,500 रुपए ही क्यों भेजे मुझे? उन्होंने तो मुझे ये कहा था कि जब जन्मदिन आएगा तो वो मुझे 3 से 4,000 रुपए भेजेंगे। खैर, कोई बात नहीं, मैं इसी में मैनेज कर लूंगी। फिर सुमन जन्मदिन पर उन्हीं पैसों को इस्तेमाल करती है और मानव भी उसे थोड़े पैसे और एक सुंदर सा तोहफा देता है। फिर 2 दिनों के बाद करुणा गांव से फोन करती है। कैसा रहा तेरा जन्मदिन बिटिया? बहुत अच्छा था माँ, मैंने पापा के फोन पर फोटोज भी भेजे हैं, आप उसे देख लेना। ठीक है बिटिया, देख लूंगी मैं। हे भगवान, कहीं माँ जी सुमन को सब कुछ बता ना दे कि उन्होंने इसके अकाउंट में 1,500 नहीं बल्कि पूरे 3,000 भेजे थे। मुझे कुछ तो करना होगा। अरे सुमन, तुम जरा उस कमरे में जाओ ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर सफाई करनी है। ठीक है भाभी, मैं चली जाती हूँ। फिर सुमन फोन पे बात करते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। उस कमरे में नेटवर्क ही नहीं पकड़ेगा, जिसके चलते उनकी बात ही नहीं हो पाएगी। लेकिन अगली बार तो मैं इसे बात करने के लिए फोन ही नहीं दूंगी। हाँ माँ, अभी बोलो, क्या कह रही थी आप? अरे बिटिया, मैंने तुझे जो पैसे भेजे थे वो तो तुझे मिल गए ना? क्या? अरे माँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या मिल गए बोल रहे हो आप? अरे पैसे बेटा, पैसे मिले कि नहीं? हाँ माँ, मिल गए मुझे पैसे, पूरे 3,000 थे। क्या क्या थे? अरे पूरे थे ना, 3,000 रुपए भेजे थे मैंने तुझे। अरे हाँ माँ, पूरे पैसे थे। हेलो माँ, मुझे आपकी आवाज कुछ ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। सुमन को बस पूरे ये शब्द ही सुनाई देता है, लेकिन वो 3,000 रुपए सुन ही नहीं पाती, जिस कारण करुणा को ये लगता है कि सुमन तक पूरे 3,000 रुपए पहुंच गए हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जब योगेंद्र और करुणा फिर से सुमन को पैसे भेजते हैं, तभी अरे वाह, इस बार तो पूरे 5,000 रुपए भेजे हैं। लगता है अगले महीने के खर्चे के लिए भेजे हैं। लेकिन इस बार तो मैं कुछ ऐसी चाल चलूंगी कि ये सारे के सारे पैसे मेरे पास ही आ जाएंगे। फिर बेला घर जाकर मानव और सुमन को झूठ बोलती है। अरे सुमन, माँ जी और पापा जी ने तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे भेजे थे वो तुम्हारे अकाउंट में आए ही नहीं। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है भाभी? उन्होंने तो मेरे ही अकाउंट में भेजे हैं पैसे। पता नहीं सुमन, लेकिन आए ही नहीं। बैंक वालों से मैंने फोन पर बात भी की तो उन्होंने कहा कि 24 घंटों तक इंतजार कीजिए, अगर तब तक पैसे नहीं आए तो आप बैंक में जाकर मदद मांगिए। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे सुमन, इतनी चिंता मत कर, बस 24 घंटों की ही तो बात है, तब तक पैसे आ जाएंगे। और अगर नहीं आए तो मैं तुझे पैसे दूंगा। वो बात नहीं है भैया, लेकिन पैसे ऐसे अटकने नहीं चाहिए। फिर 24 घंटों के बाद क्या हुआ भाभी, आए कि नहीं पैसे? नहीं ना सुमन, एक काम करते हैं, बैंक जाकर ही चेक करते हैं। चलो बेला। अरे मानो, तुम इतनी दिक्कत क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं जाती हूँ बैंक में, तुम यहीं पर रुको। पहले ही इतना काम करके थक गए हो, अब थोड़ा आराम कर लो। लेकिन बेला। अरे भाई, भाभी सही कह रही है, वो देख लेगी, आप आराम करो। फिर बेला बैंक में जाने का नाटक करती है और 4 घंटे बाहर घूमकर लौटती है। बैंक वाले भी कुछ नहीं कर पाए। लगता है कोई तो फ्रॉड हुआ है, शायद से पैसे किसी और के अकाउंट में पहुंच गए हैं। लेकिन वो चेक कर रहे हैं
अगर उनसे कुछ हो पाया तो अच्छा ही है, वरना सारे पैसे गए पानी में। लेकिन भाभी। अरे सुमन, तू घबरा मत, ऐसा हो जाता है कभी कभी, और वो पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं तुझे पैसे देता हूँ, तू निराश मत हो। पर भाई, आप क्यों दे रहे हो पैसे? अरे चुप रहे और रख ले ये पैसे, पागल कहीं के। फिर मानव सुमन को अपनी जेब में से पैसे देता है और इस तरह से बेला चाल चलकर सारे पैसे अपने पास ही रख लेती है। फिर कुछ दिनों के बाद बेला करुणा को कॉल करती है। क्या? हाँ माँ जी, इस बार मानव की सैलरी लेट आने वाली है और सुमन कब से घूमने जाने की जिद लगाए बैठी है। उसने तो यहाँ पर अपनी 2 सहेलियां भी बनाई है और उसे उनके साथ बाहर भी जाना है, लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। अच्छा, तो ये बात है क्या? हाँ माँ जी, वैसे सुमन तो हमसे कुछ मांगती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। इसीलिए उसके लिए अगर आप कुछ पैसे भेज देती तो अच्छा होता। अरे हाँ बहू, क्यों नहीं, मैं आज ही उसके अकाउंट में पैसे भेजती हूँ, तू चिंता मत कर। ठीक है माँ जी, शुक्रिया। लेकिन ये बात आप सुमन से मत कहिए, नहीं तो उसे बुरा लगेगा। ठीक है बहू, मैं समझ गई। इस तरह बेला अब एक बार फिर से चालाकी करके उनसे पैसे ऐंठती है। ऐसे ही वो अब कभी पैसे आने पर ये कहती है कि वो चोरी हो गए हैं, तो कभी ये कहती है कि आधे पैसे कट चुके हैं। इस तरह वो सुमन और मानव को बेवकूफ बनाती रहती है। फिर एक दिन जब बेला सुमन को 500 रुपए देती है, तभी सुमन करुणा को फोन करती है। क्या कहा? 500 रुपए? लेकिन बिटिया, मैंने तो तुझे पूरे 2000 रुपए भेजे हैं, क्योंकि तूने उतने ही पैसे मांगे थे। हाँ माँ, मैंने उतने ही पैसे मांगे थे, लेकिन आपने तो मुझे बस 500 रुपए ही भेजे हैं और भाभी ने भी मुझे केवल 500 रुपए ही निकाल कर दिए हैं। और आपको हो क्या गया है माँ? जन्मदिन पर भी आपने मुझे केवल 1500 रुपए ही भेजे थे और हर महीने आप मुझे कम पैसे भेजती हो। यहाँ पर मुझे घूमने फिरने के लिए, खरीदारी करने के लिए और बाकी छोटी मोटी चीजों के लिए पैसे लगते रहते हैं माँ। और बार बार मैं भाई और भाभी से तो पैसे मांग नहीं सकती ना, मुझे शर्म आती है माँ। अरे ये तू क्या कह रही है बिटिया? हमने तुझे जन्मदिन पर पूरे 3000 रुपए भेजे थे और हर बार तो हम तुझे ज्यादा ही पैसे भेजते हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही बेला बहू ने मुझसे तेरे लिए पैसे मांगे, ये कहकर कि तुझे अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाना है और मानव की तनख्वाह भी अभी तक आई नहीं है, इसीलिए मैंने भी उसे पैसे भेज दिए। क्या? इसका मतलब भाभी ने हम सबसे झूठ बोला है। अब उस बेला की तो खैर नहीं, तू रुक सुमन, मैं उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। फिर करुणा और योगेंद्र अगले दिन गांव से शहर जाते हैं और उन्हें वहां पर अचानक से आए देखकर बेला और मानव आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे माँ पापा, आप दोनों अचानक से यहाँ पर? हाँ बेटा, वैसे तो हम दोनों यहाँ पर 2 हफ्ते के बाद आने वाले थे, ऐसे ही 2 दिन रुकने की खातिर, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि हमें आज ही आना पड़ा। मतलब? फिर योगेंद्र और करुणा मानव को सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद मानव भी काफी चौंक जाता है। ये सब क्या है बेला? तुमने सुमन को हर बार झूठ क्यों बोला? अरे नहीं मानव और माँ जी पापा जी, आप दोनों को शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं सच कह रही हूँ, जितने भी पैसे सुमन के बैंक अकाउंट में आते थे, मैं उसे सारे पैसे दे देती थी। एक बार तो पैसे आए ही नहीं और एक बार चोरी हो गए और एक बार तो बैंक में ही अटक गए। अब मैं भला इसमें झूठ क्यों बोलूंगी? अरे चुप हो जा झूठी। एक बार तो इसने मुझसे सुमन के नाम पर पैसे भी मांगे, बोला कि तेरी सैलरी ही नहीं आई। अब इसका क्या जवाब देगी? बोल, अब बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? मानो बेटा, अभी के अभी बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट चेक कर, तभी सच्चाई पता चलेगी। फिर बैंक के सारे स्टेटमेंट चेक होने पर बेला का पर्दाफाश हो जाता है। ये क्या? इसमें तो साफ साफ लिखा है कि जन्मदिन के पहले 3000 रुपए आए थे और वो 5000 जो बेला कह रही थी कि आए ही नहीं,
वो भी आए हैं अकाउंट में। हर बार जो जो पैसे आए हैं वो पैसे एटीएम से निकाले गए हैं और अभी हाल ही में 2000 रुपए भी आए हैं। बोल बहू, अब क्या कहोगी तुम? छी बेला, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे पैसों की खातिर तुम कितना गिर गई। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भाभी? मैंने तो आपको अपनी बड़ी बहन के समान माना है, लेकिन आज आपने ही मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। मैं तुझे इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगी बहू। अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, प्लीज मुझे माफ कीजिए। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने अपनी ही ननद के साथ गलत किया है, लेकिन मैं आप सबको वचन देती हूँ कि आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बहुत रोने और बिलखने के बाद में घर वाले बेला को माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से बेला भी अब सुधर जाती है और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करती।